वैसे तो ये वीडियो करना अनुचित होगा उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने सीटेट की प्रेपरेशन 2 से 3 महीने लग करके करी है, लेकिन मैं फिर भी उन अभ्यर्थियों को संबोधित ज़रूर करना चाहूँगी जिन्होंने 2 से 3 दिन भी बैठ करके पढ़ाई नहीं करी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा थर्ड अटेम्प्ट है 2024 का, एंड 2024 में एज सच हमारे पास कोई कॉन्क्रीट वैकेंसी आई नहीं थी। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि 2025 जो वैकेंसी से भरा हुआ ईयर आने वाला है उसमें कोई भी स्टूडेंट उन सारी आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ या लक्ष्मी को स्वीकार ना कर पाए या फिर उससे वंचित रह जाए। तो इसके लिए ये वीडियो है ताकि सीटेट के रिजल्ट को हम क्यूम्युलेटिवली बढ़ा सकें। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये जो तुक्के का माइंडसेट है, क्या ये हिट है या फिर मिस है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है इसको, उसके लिए भी देखो युद्ध से पहले एक रणनीति की आपको ज़रूरत है। एंड बहुत सारे अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें OMR फिल करना नहीं आता, जिन्हें पेपर को अटेम्प्ट करना नहीं आता है। तो मैं बात वहीं से शुरू करती हूँ। सीटेट का ये जो आपका पेपर है, मैथ्स ऊपर EVS नीचे कर लो, इसी सीक्वेंस में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्यों ये सब लिखा है 30-15-15 ये भी बता देती हूँ। सीक्वेंस आपका ये रहेगा। मेरा ये मानना है कि आपको सबसे पहले पेडागॉजी सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि पेडागॉजी सेक्शन ही आपका अस्त्र और शस्त्र है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ 90 नंबर के भरोसे जाते हैं, तो कम से कम आपने उतना तो पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता ही यही है कि सीटेट एग्जाम में पेडागॉजी ही आती है सिर्फ। तो आपकी जो नैया है ना, इसके भरोसे है, और यही आपके टीचिंग एप्टीट्यूड को या टीचिंग की स्किल्स को सबसे ज़्यादा अलग दिखाता है। तो पेडागॉजी के कॉन्टेंट को पहले सॉल्व करें रादर दैन जो आपका सब्जेक्ट का कंटेंट है उसको। तो पेडागॉजी के क्वेश्चंस आपको 30 यहाँ पे मिलेंगे, 15 यहाँ, 15 यहाँ, 15 लैंग्वेज 1 में, 15 लैंग्वेज 2 में। तो इस 90 नंबर के लिए पेडागॉजी को सॉल्व करना, ठीक है, उसी को ही OMR में टिक करके आना। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरा ये मानना है कि जो आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि माइंड वहाँ पे फ्रेश है। अगर लास्ट मिनट आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है एंड द क्लॉक इज टिकिंग, और वो एग्जामिनर भी बार बार बोल रहे हैं कि 5 मिनट 10 मिनट, तो आप वो कैलकुलेशन प्योर माइंडसेट से और पूरे दिमाग के साथ कर ही नहीं पाओगे। तो जो लेंदी कैलकुलेशन की डिमांड करता है उसे पहले या बीच में सॉल्व करना है। जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, उसे आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हो, बट फिर भी उसके लिए भी राइट स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, जो मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ। तीसरी चीज़ वही वाली चीज़ है कि जो भी सेक्शन आपको इजी लगता है, इनमें से 5 में से जो भी चीज़ आपको इजी लगती है उसे आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन जो आपको टफ लगती है, जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, उसे आप पहले सॉल्व कर लो। कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना है कि इजी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करके हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, तो आप उसे भी ध्यान में रख सकते हो। लेकिन बिल्कुल टफ क्वेश्चंस को अगर आप लास्ट में छोड़कर अटेम्प्ट करोगे तो चांसेस वही है कि छूट जाएगा। सीटेट के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ध्यान रखेंगे कि पूरा पेपर आप सॉल्व करके आएंगे, बट वो पूरा पेपर सॉल्व करने की भी निंजा टेक्निक है जो हम अभी समझेंगे। ठीक है, तो हमने अभी सीक्वेंस को जान लिया है। दूसरी चीज़ आप ये मान के चलो कि आपके 3 राउंड्स में पेपर सॉल्व होंगे। 3 राउंड्स को भी बहुत धीरे 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 आपने सारे पत्ते निकालने हैं। राउंड 1 में आप 60 से 75 क्वेश्चंस अपने सॉल्व करोगे, और ऊपर ऊपर से देख लेना जो बहुत इजी लगते हैं आपको। अब वो 60 से 75 भी कैसे करोगे, अलग अलग सेट है, तो हमेशा OMR को जो है सेट वाइज फिल करना। ठीक है, CDP में मान लो आपके 30 क्वेश्चन है, तो 30 में से आपने 20 कर लिए जो आपको बहुत इजी लग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके 15 कर लिए, 17 कर लिए, 20 कर लिए जो आपका बहुत इजी लग रहे हैं। तो ऐसे सेट वाइज फिल करते हुए चलना, पर ये आपका राउंड 1 होना चाहिए और 45 मिनट में हो जाना चाहिए। और अगेन सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है उसे सॉल्व कर लेना, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए दूसरी चीज राउंड 2 उठाएंगे। राउंड 2 में आपके बचे हुए क्वेश्चंस रहेंगे 25 से 30। अब इसमें आपको वो क्वेश्चंस उठाने जिन्हें आपने एक बार देख लिया था, बट आपको लगा आप दूसरे राउंड में इसे सॉल्व करोगे कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसे आप राउंड 2 में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप टाइम दो। जैसे देखो, आपने 60 से 75 क्वेश्चंस पे 45 मिनट लगाए थे, उतना ही टाइम आप इसमें भी दे रहे हो, लेकिन कम क्वेश्चन में, क्योंकि ये है कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस, लेंदी क्वेश्चंस, तो इसीलिए आप उतना ही टाइम दे रहे हो उसमें। 40 मिनट दो और पूरा डेडिकेशन के साथ इस पेपर को अटेम्प्ट करो। ये आपका सेकेंड राउंड चल रहा है, आपका टाइम यहाँ से बच रहा है। और फिर राउंड 3 में आपके जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि आपको तो 100% पूरा करना है। अगेन मैं रिमाइंडर दे रही हूँ, सेट वाइज पेपर को सॉल्व करना, ऐसे नहीं कि लास्ट में एक साथ OMR फिल कर रहे हैं, हमेशा सेट वाइज टिक करना है। CDP के
30 में से अगर आपके 15 क्वेश्चंस हो रहे हैं, 17 क्वेश्चंस हो रहे हैं, उसे पहले राउंड 1 में लगाकर टिक करते हुए चलो और ऐसे ही फिर बाकी सारे सब्जेक्ट्स को अनलीश करो, राइट। तो इससे आपका टाइम बच जाएगा। 70 क्वेश्चंस भी मान लो आप यहाँ पे पूरा सही अटेम्प्ट कर पाए तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। इसमें आपने टाइम दिया तो एक्यूरेसी बढ़ गई आपकी, ठीक है। ये तो आपको आसानी से आता ही था। फर्स्ट राउंड में आपने क्या निगाह मारी है एकदम ऊपर ऊपर से, वो मुआयना लिया है और आपका जो है एक्यूरेसी भी बढ़ गया यहाँ से। अब कुछ लोग जैसे एलिमिनेशन की बात करते हैं, तो एलिमिनेशन के लिए भी आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है, आपका जो IQ है ना, वो सही जगह पे काम करना चाहिए। तो जो भी तुक्के की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, आपको एक्चुअल में यूज करना है एलिमिनेशन। कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप कितने एलिमिनेशन के ऑप्शंस छोड़ सकते हैं ये मैं बता देती हूँ। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं पेपर में, ठीक है। मान लो अगर आप एक ऑप्शन हटा सकते हो, जो देखते ही हटा लिया आपने, वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, आपने बोला कि यार इस वर्ड का तो मीनिंग मेरे को पता है, डेफिनेटली ये नहीं होगा। आपने अगर एक ऑप्शन भी हटा लिया तो आपकी सही जवाब देने की जो प्रोबेबिलिटी है, सही आंसर टिक करने की प्रोबेबिलिटी 25% हो जाती है, ठीक है। तो इससे आप 17 क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हो जो रिमेनिंग है। राउंड 3 वाले की बात कर रही हूं मैं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको रिमेनिंग पूरा करना है ना, उसके लिए स्ट्रैटेजी है। अगर आप -2 मतलब एलिमिनेट कर पाते हो, ये उन क्वेश्चंस के लिए जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, असर्शन रीजनिंग में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, स्टेटमेंट टाइप में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। तो उसमें अगर 2 से 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, मान लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 3 स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से अगर आपने एक भी पढ़ ली है और एक आपने देख लिया सही है या गलत है, उससे ऑटोमेटिकली आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। मान लो ए स्टेटमेंट ट्रू है, तो जहां ए स्टेटमेंट फॉल्स है वो एलिमिनेट हो गया है ना। ए स्टेटमेंट जहां फॉल्स है वो एलिमिनेट हो गया, उसमें से 2 ऑप्शंस आपके हट जाते हैं आराम से। इसलिए स्टेटमेंट बेस में काम करता है। तो आपकी 33% प्रोबेबिलिटी हो गई है सही जवाब देने की, और इससे आप 23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो। तो इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी यहाँ बढ़ गई। और अगर आप 3 ऑप्शंस एलिमिनेट ही कर पा रहे हो कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड से आप पहचान सकते हो, ठीक है, पेडागोजी में ये सबसे ज्यादा यूज होता है। या फिर ऑड वन आउट निकाल सकते हो। ये अगेन आप वोकैबुलरी वाली केसेस में कर सकते हो कि अगर आपसे एंटोनिम पूछा है तो 3 सिनोनिम्स पाए जाएंगे, चांसेस बहुत हाई हैं उस चीज के। तो बचा हुआ आंसर, भले आपको उसका मीनिंग ना पता हो, बट बचा हुआ ऑप्शन सही जवाब होगा। तो आपकी सही जवाब देने की प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है और आप इससे 35 क्वेश्चन सही कर दोगे, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है आपके जो चांसेस हैं ज्यादा से ज्यादा यही बने, मतलब आप 3 ऑप्शंस को सक्सेसफुली एलिमिनेट कर पाओ। इतने चांस अपने बढ़ाकर आना, इतने कॉन्सेप्ट्स को आप बनाकर आना कि आपको इतनी ओवरव्यू है, इतनी स्मार्टनेस आप में है कि आप 3 ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर पा रहे हो। और ये रिमेनिंग टाइम में देना, आपके पास पूरा टाइम बच जाएगा, फिर आप हड़बड़ाहट में नहीं रहोगे। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपके पास टाइम है, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना। लेकिन जो 15 नंबर में जैसे आपका पैसेज है, उसमें ग्रामर भी है, ग्रामर के लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो आप इधर सॉल्व कर सकते हो। सिनोनिम्स एंटोनिम्स को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आ गया, मान लो पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्लॉजेस से क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें आप बिना देखे ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने वो ट्रिक को पढ़ा हुआ है। उसमें तो कोई दोहराई नहीं है, उसमें कोई तुक्का नहीं लगेगा, या तो आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं आता है, समझ रहे हैं आप। तो उसमें आप आराम से टाइम दे सकते हो उस चीज को। चलिए, तो ये चीज आप फॉलो करेंगे तो आप ये देखिए, मान लो आपने यहाँ 60 से 75 क्वेश्चंस आप ट्राई कर रहे हो, मान लो आपने 65 कर लिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर आपने 25 से 30 में 25 कर लिया। मान लो, मैं ऐसा मान करके चल रही हूँ कि आप टोटल मिला करके वो जो राउंड 1 और राउंड 2 है उसमें मिला करके आप 70 भी कर आइए, जो कि मैं बहुत कम बता रही हूँ, पर वो स्टूडेंट है बिल्कुल जिसे कुछ नहीं आता है, जिसके बहुत ज्यादा गलत होने के चांसेस हैं, मान लो वो 70 कर आ रहा है सही। और वो जो लास्ट में आपने अच्छा खासा टाइम दिया, वो तुक्के वाली टेक्निक, एलिमिनेशन वाली टेक्निक सही से फॉलो कर ली, और आपने उसमें से 20 क्वेश्चन सही दे दिए, जिसमें देखो 35 में से आप 20 सही दे रहे हो, 15 में काट करके चल रही हूँ कि मान लो आपका एलिमिनेशन काम नहीं करा, आपके 90 नंबर आ गए हैं। तो ये रातों रात आप अपनी काया पलट सकते हो, अपनी किस्मत पलट सकते हो। लेकिन अगेन, नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो वो अकल, वो माइंडसेट, वो कंसंट्रेशन आपका पेपर में होना चाहिए। मैटर ये नहीं करता उस टाइम पे आप कितने इंटेलिजेंट थे हो या रहोगे, मैटर ये भी नहीं करता आप आगे वाले एग्जाम्स में कैसे सॉल्व कर पाओगे, फाउंडेशन ही आपका क्लियर नहीं है। अब इस टाइम पे 14th and 15th को मैटर बस ये करता है कि क्या आप सीटेट क्वालिफाई कर पा रहे हो, एक ऐसे माइंडसेट के साथ कि आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले और आपको लग रहा है आपका सेफ स्कोर बन चुका है, और अब आप आगे की तैयारी कर सकते हो फ्रेश माइंडसेट से। या फिर आप एक वो स्टूडेंट बन के जाना चाहते हो जो हमेशा ऐसे
बिल्कुल लुढ़क रहा है, वो कहीं पे भी, वो फेंस पर है, वो कहीं पे भी जा सकता है, इधर या उधर डामाडोल है उसका और मामला, और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक फाइनल आंसर की नहीं आएगी, वो बस अटका रहेगा, ऐसे बैठा रहेगा, वो आगे की तैयारी ही नहीं करेगा। तो इस सीटेट के एग्जाम से यही सीख लेनी है कि आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो, लेकिन विद राइट स्ट्रैटेजी, विद राइट अप्रोच, विद राइट माइंडसेट, और ये सोच के जाओ कि मुझे पेपर को सॉल्व करना आता है, मुझे इस चक्रव्यूह को भेदना आता है। ठीक है, बस यही बोलना चाहूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड 15th वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा और टाइम मिल जाएगा ये स्ट्रैटेजी को समझने में, लेकिन 14th वालों बस ये अभी वीडियो देख लेना और आराम से सो, अपनी स्माइल साथ में लेकर जाना, कॉन्फिडेंस साथ में लेकर जाना, ये स्मार्टनेस साथ में लेकर जाना। तो ये जो इंटेलिजिबल स्किल है ये आपको डेफिनेटली नैया पार करा देगी आपकी। ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि कल 12:15 बजे हम यहाँ से लाइव मिलेंगे आपसे चैनल पे एनालिसिस के साथ, जो काम आएगा इवेंचुअली 15th वालों के लिए भी, और सीधा सीधा आंसर की भी मिल जाएगी आपको। तो चैनल पर जुड़े रहें आप लोग। गुड लक।